बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शरीफ। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स यूनिट 18 रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो स्टूडेंट, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास किसी भी एक पेरेंट न्यूक्लियाई से किसी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से जब ये एमिशन हो जाती है ऑफ अल्फा बीटा एंड गेमा, तो फिर हमारे पास जो है वो पेरेंट न्यूक्लियाई पे क्या चेंजेस आ जाती है या उसमें क्या इफेक्ट आ जाता है, और उसकी वजह से जो रिजल्टेंट हमारे पास एलिमेंट या न्यूक्लियाई बनती है तो वो किस किस्म की होगी और वो कैसे बनेगी। तो ये सारे प्रोसेस आज हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन किसे कहते हैं? तो द प्रोसेस थ्रू विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, जिसको हम पेरेंट न्यूक्लियस, क्योंकि इसको हम इसलिए पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं क्योंकि इसने डिवाइड होना है, ये डिकम्पोज होगा, इसलिए हम इसको फिर हम नाम देते हैं पेरेंट, क्योंकि इससे बाकी के जो है एलिमेंट्स बनेंगे। अच्छा, पेरेंट न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म्स और चेंजेस into a more stable nuclide means daughter nucleus is called nuclear transmutation or nuclear decay। यहाँ पे मैंने थोड़ा जो है न्यूक्लियर डे लिखा हुआ है, दिस इज न्यूक्लियर डिके। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास ये वो प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट न्यूक्लियाई क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है किस चीज में, मोर स्टेबल न्यूक्लियाई। अगर आपको याद हो वो फर्स्ट वीडियो में जो है रेडियो एक्टिविटी के उसमें जो है स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस किए थे कि सर ये कैसे स्टेबल हो जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जब ये जो है क्या हो जाएंगे, मींस अनस्टेबल न्यूक्लियाई ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसी डॉटर न्यूक्लियाई में, तो वो जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा या डॉटर न्यूक्लियस जो होगा वो इस पेरेंट से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू द पेरेंट। इज इट क्लियर? क्योंकि इसने तो अपने आप को डिवाइड कर लिया ना, डिकम्पोज हो गया है ना, तो इस वजह से ये जो न्यूली एलिमेंट बन रहा है या न्यूक्लियस बन रहा है, ये जो होगा एज कंपेयर टू दिस पेरेंट न्यूक्लियस, ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए वहां पे हमने एक टर्म यूज किया था कि ये एक स्टेप है टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी। ठीक है ना, अब यहां पे आपको फिर पता चल जाएगा कि हाउ। ठीक, तो वो प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट न्यूक्लियस अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है या चेंज कर लेता है एक अपने से ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाइड में, जिसको हम डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं, तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम नाम देते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन या न्यूक्लियर डिके का नाम हम देते हैं। अब यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस जो है वो जो न्यूली एलिमेंट बनता है उसको हम डॉटर कहते हैं, और जिससे बनता है जो सोर्स है उसको हम पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं या पेरेंट न्यूक्लियाइड हम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं कि इन दीज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस द ओरिजिनल एलिमेंट इज कॉल्ड पेरेंट एंड न्यूली फॉर्म्ड एलिमेंट इज टर्म्ड एज डॉटर। जिस तरह भी मैंने बताया कि जो हमारे पास ओरिजिनल एलिमेंट है जो डिवाइड हो रहा है उसको हम पेरेंट कहते हैं, और जो जब ये पेरेंट डिवाइड हो जाते हैं और उससे जो न्यूली एलिमेंट बनते हैं उसको स्टूडेंट फिर हम क्या नाम देते हैं, डॉटर का नाम देते हैं, या डॉटर न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लाइड। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास तीन किस्म की जो एमिशन है, अल्फा बीटा एंड गेमा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा डिके। यहाँ पे हमने टर्म डिके इसे यूज किया हुआ है कि जब ये अल्फा जो है ये पेरेंट न्यूक्लियस से निकलता है तो उसकी वजह से किस किस्म की डिके आ जाती है या पेरेंट न्यूक्लियाई के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं अल्फा डिके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इन अल्फा डिके द ओरिजिनल या पेरेंट न्यूक्लाइड इज कन्वर्टेड टू अ डॉटर बाय द एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। ये तो जाहिर बात है कि जब हमारे पास अल्फा इमिशन होगी या अल्फा डिके होगी तो उसमें हमारे पास क्या होगा, पेरेंट न्यूक्लियाई से जो है अल्फा एलिमेंट ही बाहर निकलेगी या अल्फा पार्टिकल ही बाहर निकलेगी। अब अल्फा का तो हमें पता है ये क्या है, हमारे पास एक हीलियम न्यूक्लियस है। ठीक है ना, तो अब होगा क्या कि इन दिस डिके द मास नंबर न्यूक्लियॉन्स, जिसको हम कहते हैं, डिक्रीजेस बाय 4 एंड अ चार्ज नंबर इज डिक्रीजेस बाय 2। मतलब क्या हुआ, चूंकि हमारे पास जो हीलियम न्यूक्लियस है या जो अल्फा है, हमारे पास क्या है, हीलियम है, हीलियम न्यूक्लियस है। अब देखो इसका हीलियम का मास नंबर क्या है 4, जबकि चार्ज नंबर क्या है हमारे पास 2। तो जब ये एलिमेंट निकलेगा, ये पार्टिकल बाहर निकलेगा, तो जो पेरेंट न्यूक्लियस होगा उसके मास नंबर में कितना चेंज आएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना 4। सिमिलरली जो उसका चार्ज नंबर या जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है उसमें कितना डिक्रीज आ जाएगा, 2। ठीक, क्योंकि ये बाहर निकल गया ना तो मास नंबर में 4 डिक्रीज आएगा, जबकि चार्ज नंबर में हमारे पास 2 डिक्रीज आएगा। तो यही बात हमने यहाँ की है कि इन दिस डिके द मास नंबर मींस ये जो है न्यूक्लियॉन्स डिक्रीजेस बाय 4
and a charge number it decreases by 2. अच्छा, अब यहाँ पे मैथमेटिकली इसके लिए हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं कि लेट हमारे पास एक एलिमेंट है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है X, जिसका एटॉमिक नंबर है Z और जिसका मास नंबर है A, ठीक है ना। तो जब इससे अल्फा डिके होगी, जब इससे अल्फा एलिमेंट बाहर जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियाई बनेगा या जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, Y क्या शो कर रहा है, डॉटर न्यूक्लियस, X क्या शो कर रहा है, पैरेंट न्यूक्लियस। तो ये जो डॉटर न्यूक्लियस होगा, इसका एटॉमिक जो मास नंबर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज बाय 4 हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा निकल चुका है ना, ठीक है। तो उस अल्फा में 4 जो है वो मास नंबर चला गया, तो यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, डिक्रीज कर लेंगे, मींस इससे हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जबकि अल्फा में जो है हमारे पास यहाँ पे हीलियम में हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, 2, तो इससे हम 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस आ जाएगा। और प्लस क्यों हमारे पास क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की है कि वी आर अल्फा, हीलियम का न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है 2, जिसका मास नंबर है 4, एंड क्यू जो है इज द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस। जो हमारे पास ये प्रोसेस हो रही है, जो अल्फा डीके का प्रोसेस है, उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। अच्छा, अब यहाँ पे हम एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट है, मींस एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जिसको हम कहते हैं Sg, सीबोर्गियम इसका नाम है, जिसका मास नंबर है 263 और इसका एटॉमिक नंबर है 106, ठीक है ना। सीबोर्गियम Sg 263 एंड 106। अब यहाँ पे हमारे पास इससे अल्फा डिके हो रही है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई बनेगी ना, डॉटर न्यूक्लियाई क्या होगा, हमारे पास एक ऐसा न्यूक्लियस आएगा। अब देखो इससे 263 से इस 4 को माइनस, क्योंकि ये फार्मूला A-4, ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना होगा अल्फा के लिए। तो A हमारे पास कितना है, इस केस में 263 है, तो 263 माइनस 4 मीन्स 263 माइनस 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, 259 आएगा। सिमिलरली जो हमारे पास चार्ज नंबर है या एटॉमिक नंबर है, उससे कितना जो है डिफरेंस हम करेंगे, Z-2, ठीक है। तो 106 से जब 2 चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 104। अब आपने पीरियोडिक टेबल उठाना होगा और उसमें फिर आपने चेक करना है कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 104, और जिसका मास नंबर है 259। इज इट क्लियर? तो जब आप वो चेक कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट मौजूद है जिसका एटॉमिक नंबर है 104 और जिसका मास नंबर है 259, उसका नाम क्या है, रदरफोर्डियम, और उसको हम RF से रिप्रेजेंट करते हैं, रदरफोर्डियम। इज इट क्लियर स्टूडेंट, रदरफोर्डियम। तो RF ये इसका जो है हमारे पास सिंबल है। अब ये देखो, ये RF क्या है हमारे पास, ये डॉटर न्यूक्लियाई है या डॉटर न्यूक्लियस है। अब देखो ये क्यों मोर स्टेबल है, देखो ये हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 102, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 106। तो आप जितना 82 के नजदीक जाएंगे उतना ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ये अभी भी स्टेबल नहीं है, ये रदरफोर्डियम अभी भी स्टेबल नहीं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है, तो ये स्टेबल नहीं है। लेकिन एज कंपेयर टू सीबोर्गियम ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है, या एज कंपेयर टू दिस सीबोर्गियम ये कम अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो है वो डिक्रीज आई हुई है, इसमें डिक्रीज आई है, इसमें डिके हो चुकी है, इससे एनर्जी रिलीज हो चुकी है, तो ये जो है हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई बनी है। तो दिस डॉटर न्यूक्लियाई इज मोर स्टेबल देन दिस पेरेंट। इज इट क्लियर? अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया इस इक्वेशन को कि व्हेन द सीबोर्गियम 263 अंडरगोज अल्फा डिके, इट इज कन्वर्टेड इनटू रदरफोर्डियम 259, ठीक है। तो ये हमारे पास रदरफोर्डियम 259 में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 92 और जिसका मास नंबर है हमारे पास 238, ठीक है। अब इससे जब अल्फा डिके होगी स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगेन हीलियम बाहर निकला। अब यहाँ पे जो डॉटर न्यूक्लियाई आएगी ना हमारे पास, ये फार्मूला आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। अब देखो अल्फा ए हमारे पास कितना है, 238। तो 238 से हमने क्या माइनस करना होगा, 4 को माइनस करना है। तो 238 से जब आप 4 को माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 234, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है Z, उससे हमने 2 को माइनस करना होगा, तो 92 माइनस 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 90। अब फिर से आपने जो है पीरियोडिक टेबल चेक करना होगा और देखना है कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है और जिसका मास नंबर है
234। तो स्टूडेंट जब आप उसको चेक कर लोगे तो हमारे पास जो इस केस में एलिमेंट आता है वो हमारे पास है थोरियम। PH से जो है हम इसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं थोरियम। तो थोरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 90, जबकि मास नंबर हमारे पास क्या है 234। अगेन स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये थोरियम जो है एज कंपेयर टू यूरेनियम ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे मेरे अगेन एनर्जी रिलीज हो चुकी है इससे, तो यूरेनियम जो है वो कन्वर्ट हो गया है थोरियम में, और हमारे पास ये थोरियम क्या, इसको हम क्या नाम देंगे डॉटर न्यूक्लियाई, और जो हमारे पास यूरेनियम है दिस वन इज पैरा न्यूक्लियाई। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया हीलियम न्यूक्लियस मींस अल्फा पार्टिकल इससे बाहर निकल चुका है, और साथ में हमारे पास एनर्जी भी रिलीज हो गई है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि व्हेन यूरेनियम 238 अंडरगोज अल्फा डिके तो इट इज converted into thorium 234। So student this is about alpha decay के जब अल्फा डिके हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे पास जो पैरा न्यूक्लियाई है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ये फार्मूला अपने ध्यान में रखना होगा कि मास नंबर में हमारे पास 4 डिक्रीज आ जाएगा, जबकि चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर में हमारे पास 2 डिक्रीज आएगा। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं बीटा एंड गामा। नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं बीटा डिके की। In beta decay, in this decay of beta particle, the mass number do not change, but the charge number increases by 1। क्योंकि हमारे पास बीटा क्या है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास मास नंबर तो चेंज होता ही नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है क्या होगा चार्ज नंबर चेंज हो गया, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं या चार्ज नंबर कहते हैं, वो हमारे पास क्या होगा चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा, इंक्रीज आएगा उसमें, इंक्रीज बाई 1। अब आप फिर कहेंगे कि सर इंक्रीज फिर कैसे आता है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फिर तो होना चाहिए था कि डिक्रीज हो जाए, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। तो ये अब हम यहाँ पे एग्जांपल में हम इसको जो है क्या करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को। सो हमारे पास मैथमेटिकली क्या होगा कि x को एक एटॉमिक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है z, जबकि मास नंबर है हमारे पास a। तो जब ये हमारे पास डिकम्पोज करेगा या एमिट करेगा बीटा पार्टिकल को, तो हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियाई आएगी, क्योंकि हमने बात की कि इसके मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा तो वो तो वही ए रहेगी, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो इंक्रीज होगा बाई 1, ठीक है। अब ये हाउ इट पॉसिबल, ये मैं आपको समझाता हूँ। प्लस बीटा और उसके साथ क्यू, क्यू हमारे पास क्या है, वेयर क्यू इज द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस, क्यू हमारे पास क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज हो रही है इन दिस प्रोसेस। अब देखो स्टूडेंट मैं आपको इसकी बात यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर में क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिलेशन है या डायरेक्ट कनेक्शन है किसके साथ, एटॉमिक नंबर के साथ। उसका मास नंबर के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मास नंबर में हमारे पास क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में तो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती नहीं है, तो वो हमारे पास हो गया 0, ठीक है। जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जब केस आए तो यहाँ पे चलो मैं बीटा लिख लेता हूँ तो वो ज्यादा अच्छा होगा, बीटा मैं लिख रहा हूँ। तो चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो मास नंबर के साथ लिंक ही नहीं है, कोई न्यूट्रॉन या प्रोटॉन उसमें ही नहीं, तो वो 0। लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर तो कहती ही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर। तो हमारे पास चूंकि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो -1 आएगा, ठीक है। अब जब ये बाहर निकलेगा, जब ये इस x से बाहर जाएगी, ठीक है ना, ये चीज ये बीटा पार्टिकल जब बाहर जाएगी, तो अब देखो हम तो लिखेंगे ना यहाँ पे a ऊपर आएगा a-0, तो a-0 से तो वही a आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। a-0 से वही a आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 0 है, कोई मास नंबर तो है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे z के साथ ये प्लस क्यों आ रहा है, चूंकि हम लिखेंगे कि z, ये तो निकल रहा है ना, माइनस करेंगे z माइनस, मैंने माइनस नहीं करे स्टूडेंट, और उसके साथ चूंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है -1 है। प्रीवियस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या था +2 हीलियम में, लेकिन हमारे में इलेक्ट्रॉन है तो -1, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ -1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जब -1 होगा तो अब देखो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल, मैथमेटिक्स माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस, तो इससे हमारे पास आ जाएगा z -1। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं z+1, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। होप आपको स्टूडेंट इसकी समझ आ चुकी होगी कि क्यों यहाँ पे हम z+1 लिखते हैं। ये असल में z+1 नहीं है, ये असल में क्या है z-1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो -1 हम लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए हम यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं कि माइनस से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, तो z+1 और उसके साथ बीटा एंड साइड में हमारे पास क्या आएगा प्लस, मींस
क्यों, जिसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि इस प्रोसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। नाउ स्टूडेंट अब हम इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है कार्बन की, कार्बन 614। तो कार्बन 614 से जब ये बीटा जो है वो बाहर निकलती है, जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो फिर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे जो डॉटर न्यूक्लियाई आएगी ना, डॉटर न्यूक्लियाई, तो क्या होगा, फार्मूला वही है ना, A-0, वो तो मींस मास नंबर तो वही रहेगा। तो मास नंबर जब वही रहेगा तो यहाँ पे तो वही 14 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, वही तो 14 आएगा। लेकिन अगर हम देखें एटॉमिक नंबर में क्या हो गया, Z+1 हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास Z क्या है, 6। तो इसके साथ जब आप 1 को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। अब फिर आपने एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल उठाना होगा, उसमें आपने चेक करना होगा कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर तो 7 है लेकिन मास नंबर उसका 14 है। तो जब आप चेक करोगे तो वो कौन सा होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, नाइट्रोजन। तो जब हमारे पास कार्बन 14 जो है, कार्बन 14, उससे जब हमारे पास बीटा डिके हो जाती है तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन बनेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, where nitrogen is more stable than carbon 14. Is it clear? So when carbon 14 undergoes beta decay, it is converted into nitrogen 14. Is it clear student? Now the second example is thorium, thorium 9234, thorium 234, उससे जब बीटा डिके होगी तो अगेन यहाँ पे हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियाई आएगी ना स्टूडेंट, फिर से देखो हमारे पास क्या आएगा, देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, थोरियम 234 है, तो मास नंबर में तो चेंज आएगा ही नहीं, तो वो तो वही 234 ही रहेगा ना। ठीक है, वही 234। अब अगर देखें यहां पे जो एटॉमिक नंबर है उसमें हमारे पास 1 क्या हो गया, ऐड होगा Z+1, तो Z हमारे पास क्या है, 90 + 1 हमारे पास क्या आएगा, 91। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल उठाएं, ठीक है, और हम चेक करें कि हमारे पास यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है जिसका 91 हो और मास नंबर 234 हो, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, तो उसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेनियम 234, और प्रोटेक्टेनियम को हम Pa से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटेक्टेनियम। ठीक है, और साथ में बीटा, और साथ में हमारे पास क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सो व्हेन थोरियम 234 अंडरगोज बीटा डिके, इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटेक्टेनियम 234। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे मैंने, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने एक बात की थी कि हमारे पास अनस्टेबल वो न्यूक्लियाई होती है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, Z82 से ग्रेटर हो। तो अब यहाँ पे फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे अगर हम कार्बन 6 को देखें, 614, तो ये तो एटॉमिक नंबर 6 है, ये तो ग्रेटर देन 82 नहीं है, तो ये फिर कैसे जो है हमारे पास ये रेडियो एक्टिविटी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये कैसे जो है अनस्टेबल है, ये उसके लिए तो कंडीशन था Z इज ग्रेटर देन 82, लेकिन यहाँ पे तो 6 है। तो हमेशा याद रखो स्टूडेंट, बाज हमारे पास स्टूडेंट जो है वो आप कैसे नेचुरल जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और बाज को हमने आर्टिफिशियली बनाया हुआ है फॉर आवर पर्पसेस। बाज को हम किस काम के लिए यूज करते हैं, जैसे कोबाल्ट कैंसर के लिए हम यूज करते हैं, उसकी मींस ट्रीटमेंट के लिए, आयोडीन ये हम जो है ये गले की कैंसर वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो बाज जो है हमने खुद बनाए आर्टिफिशियल, तो ये हमने आर्टिफिशियल बनाई हुई जो है आइसोटोप है कार्बन का, ठीक है, कार्बन 14 आइसोटोप है कार्बन का। तो फिर ये जो है हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल जो है क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये आपने ध्यान में रखना होगा, कार्बन 14 दिस इज द कार्बन आइसोटोप, और ये हम जो है आर्टिफिशियली बनाते हैं इसको, ताकि हम इससे जो है अपने काम जो है वो निकलवा सके, इसको जो है हम अपनी सहूलियत के लिए जो इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये आर्टिफिशियल जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अच्छा, नाउ अब हम बात करते हैं गेमा डीके की। तो गेमा में अगर आपको याद हो, हमने बात की थी कि गेमा जस्ट हमारे पास क्या एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मींस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो जब हम एनर्जी जो है निकलती है किसी एक पैरान्यूक्लियाई से, तो उसके मास नंबर या एटॉमिक नंबर पे किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती। अच्छा, अब ये गेमा रेडिएशन कैसे होती है, हमेशा याद रखो, एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि अल्फा और बीटा ये कभी भी एट द सेम टाइम किसी एक एलिमेंट से नहीं जो है वो इमिट हो सकते, कभी भी नहीं। मींस अल्फा एक एलिमेंट से निकलेगा न्यूक्लियस से, बीटा जो वो दूसरे न्यूक्लियस से निकलेगा, लेकिन गेमा जो है वो दोनों के साथ पॉसिबल है। ठीक है ना, गेमा अल्फा के साथ भी हो सकता है, गेमा बीटा के साथ भी आ सकता है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि जब हमारे पास किसी एक एलिमेंट से अल्फा या बीटा जो है वो निकल जाते हैं,
तो वो जो हमारे पास न्यूक्लियाई आ जाती है ना, जो डॉटर न्यूक्लियाई है, वो क्या होती है, वो एक्साइटेड स्टेट में रह जाती है। तो वो एक्साइटमेंट कैसे खत्म कर देता है, वो उसके पास जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना, जब ये पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर में कन्वर्ट हो जाती है बाय मीन ऑफ अल्फा डीके या बाय मीन ऑफ बीटा डीके, इज इट क्लियर? तो उसके पास जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रह जाती है उसी डॉटर न्यूक्लियाई के पास। तो वो क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मोर स्टेबल करने के लिए वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर लेता है, रिलीज कर लेता है। ठीक है, और उस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, गेमा। ठीक है, तो मतलब गेमा जो है वो या तो अल्फा और अल्फा की वजह से होती है या बीटा की वजह से होती है, आपने ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे हम वही बात करते हैं कि इन द गेमा डीके नीदर द मास नंबर ए नॉर इट्स चार्ज नंबर जेड चेंज। जो मैंने पहले बताया, क्योंकि एनर्जी है, पार्टिकल है नहीं है ना, तो इसकी वजह से एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा ना, इसकी वजह से मास नंबर में चेंज आएगा। तो अब ये कैसे होता है कि इन मोस्ट केसेस द अल्फा और बीटा emission from nucleus live it in excited state। जब हमारे पास मोस्ट केसेस में जब अल्फा या बीटा जो ये इमिशन हो जाती है न्यूक्लियस से, तो ये क्या कर लेता है, उस न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट में छोड़ देता है, या वो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो क्या करता है, सच न्यूक्लियाई अचीव फर्दर स्टेबिलिटी बाय एमिटिंग गामा रेडिएशन या गामा रेज। तो वो जो हमारे पास एक्साइटेड न्यूक्लियाई है, ये फर्दर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, वो एनर्जी रिलीज कर लेता है, और वो हमारे पास क्या एनर्जी क्या है, हमारे पास गामा रेज है। अच्छा, यहाँ पे हम मैथमेटिकली इसको कैसे जो देखते हैं, मैथमेटिकली एक्स जी ए, और अगर आप देखें यहाँ पे एस्टेरिक साइन है, मींस जो है वो स्टार है या इसको हम एस्टेरिक कहते हैं। तो हमेशा याद रखो, जहां पे आपको एस्टेरिक साइन नजर आएगा किसी एक न्यूक्लियस के ऊपर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि दिस न्यूक्लियस इज एक्साइटेड न्यूक्लियस, इसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इज इट क्लियर? तो ये क्या करता है, ये जब से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर लेते, बाकी वही न्यूक्लियस रहता है, जस्ट उससे वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज। तो इससे हमने यहाँ पे वही एक्स लिखा हुआ है, वाई नहीं लिखा, क्योंकि वाई हम तब लिखते हैं जब कोई न्यूली एलिमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे तो वही न्यूली जो है कोई एलिमेंट प्रोड्यूस होता ही नहीं है, वही पैरा न्यूक्लियाई रहेगा, लेकिन जस्ट उससे क्या हो जाता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है, जिसको हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, गामा। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना होगा। वेयर एक्स ए जेड जो कि इसके साथ एस्टेरिक है, ये क्या चीज शो करता है, इज एक्साइटेड न्यूक्लियस, एंड एक्स जेड ए, जिस अब यहाँ पे एस्टेरिक साइन खत्म हो गया, एस्टेरिक साइन खत्म हो गया मतलब है कि इससे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गई है, रिलीज हो गई है, इज स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल, यहाँ पे देखो कोबाल्ट 2760, ठीक है, और यहाँ पे देखो इसके ऊपर एस्टेरिक साइन है। एस्टेरिक साइन का मतलब है कि दिस कोबाल्ट हैव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी या ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये क्या कर देता है, उस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को जब रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गामा, और यहाँ पे फिर ये क्या हो जाता है, स्टेबल कोबाल्ट रह जाता है 2760। सिमिलरली रेडियम जो है हमारे पास 226, इसके ऊपर जो है हमारे पास क्या स्टेरिक साइन है, स्टेरिक साइन है तो इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट है। तो ये क्या करते हैं, खुद को स्टेबल करने के लिए वो ह्यूज या एक्साइटेड जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास पड़ी हुई है, ये इसको क्या करता है, ये रिलीज कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ गामा, और ये फिर क्या रहता है, स्टेबल रहता है। इज इट क्लियर? अगेन अगर हम स्टूडेंट देखें यहाँ पे फिर से एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 27, जो कि लेस देन 82 है। तो आपने ध्यान में रखना, दिस इज अगेन हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इज इट क्लियर? तो आपने ध्यान में रखना होगा। और इस कोबाल्ट को फिर हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, कैंसर के मरीज के लिए, मींस कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास डिकेज हो गई अल्फा बीटा एंड गामा। अब हमने जो है ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी हमने यूनिट को डिस्कस करना है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। नाउ स्टूडेंट, अब हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। तो अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट बात की थी कि इस रेडियो एक्टिविटी को जो है बेकरल ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस कराया था। तो उसके बाद जो फिर हमारे पास दो साइंटिस्ट और आए थे, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, जो है उन्होंने इसको फिर उस दो एलिमेंट जो है उन्होंने वो डिस्कवर किए थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो हम एक्टिविटी के यूनिट जो है वो हम उन्हीं साइंटिस्ट से जो है वो रिलेट करते हैं, बेकरल एंड क्यूरी से। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज बेकरल, और बेकरल को हम एब्रिविएट करते हैं बाय बी क्यू, क्योंकि साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट के नेम को अगर एज ए यूनिट आप यूज करोगे तो आपने जस्ट उसका सिंबल यूज करना होगा बी क्यू। और 1 बेकरल जो है वो किस चीज के बराबर होता है, 1 बेकरल इज 1 डिके पर सेकेंड।
1 बेकरल किस चीज के बराबर होता है, 1 डिके पर सेकेंड, ठीक है। डिके मींस 1 सेकेंड में कितनी डिके होती है, डिके पर सेकेंड, इज इट क्लियर। तो अब बट द एक्टिविटी इज आल्सो मेजर्ड इन क्यूरी एब्रिविएटेड बाय CI। सर मैंने आपको बताया कि हमारे पास बेकरल भी यूज होती है, क्यूरी भी यूज होती है, हमारे पास एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं उसमें। सो 1 क्यूरी जो है वो किस चीज के बराबर होती है, उसकी वैल्यू है 3.70 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिकेज पर सेकेंड। और चूंकि डिके पर सेकेंड हमारे पास क्या है, बेकरल के बराबर है, तो इसकी जगह हम बी क्यू लिखते हैं। तो हम लिखते हैं कि 1 क्यूरी ये बराबर है, ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है, ये आपने ध्यान में रखना होगा कि 1 क्यूरी जो है ये बराबर है 3.70 मल्टीप्लाइड बाई 10 बेकरल। ये एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूफ हो गई है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इससे हम इसके डिटेल में नहीं जाते कि ये वैल्यू कैसे आ गई है, तो जस्ट आपने ध्यान में रखा दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो ये वैल्यू वहां से आ गई है। तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.70 आपने याद रखना होगा, 3.70 मल्टीप्लाइड बाई 10 बेकरल। और चूंकि बेकरल किस चीज के बराबर, डिके पर सेकंड, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3.70 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिके पर सेकंड। So student, this is all about nuclear transmutation। के न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है, अल्फा जब जो ये डिके होती है, बीटा डिके होती है, गैमा डिके होती है, तो उसकी वजह से पेरेंट न्यूक्लियाई के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। फिर हमने बात की कि व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, बेकरल एंड क्यूरी जो हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। सो होपफुल स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।